अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं मौजूद हूँ आपके सुबह को मज़ीद हसीन, खुशगवार, मज़ेदार बनाने के लिए नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। मौजू के हवाले से भी बताऊँगी और अपने मेहमानों का तारुफ भी कराऊँगी, लेकिन सबसे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से जाना आज का हमारा मौजू है यकसा निज़ाम तालीम और दोहरा मयार तालीम। इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और हम फिर ये भी जानेंगे कि यकसा निज़ाम तालीम होता क्या है और दोहरा मयार तालीम क्या है, और फिर हम ये भी जानेंगे कि यकसा निज़ाम तालीम कौम की तरक्की में कितना मुआवन होगा। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास साहब। आप माहिर तालीम हैं, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज के हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोशल वर्कर हैं, मोहम्मद इब्तिसाम बाबर साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ईशा उस्मान साहिबा। आप माहिर तालीम हैं, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है यकसा निज़ाम तालीम और दोहरा मयार तालीम। तालीम ही कामयाबी का वाहिद ज़ीना है। तालीम से ही किसी फ़र्द, कौम का ख़ानदान जो है उससे कौम का मुस्तकबिल का इन्हिसार होता है। तालीम न सिर्फ आपकी ज़ाती या रूहानी तरबियत का ज़रिया है, बल्कि मुआशी मैदान में कामयाबी के लिए तालीम ही एक मौसर हथियार है। दीन इस्लाम में भी तालीम की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है और इसमें उम्र की तफरीक भी नहीं रखी गई। इसीलिए कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े। लेकिन दोहरा मयार तालीम और मुख्तलिफ निसाबी तालीम ने जो है वो हुसूल इल्म का मकसद ही ख़त्म कर दिया है और पाकिस्तान में भी 7 दहाइयों से अब तक यकसा निज़ाम तालीम जो है वो कायम नहीं हो सका। इसके क्या नुकसानात हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो नदीम अब्बास साहब, सबसे ज़्यादा आपकी जानिब आऊँगी कि और आपसे जानना चाहूँगी कि दोहरा मयार तालीम है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई मैं कहूँगा बर्निंग इशू को जिस टाइम बिलखसूस उन ख़ानदानों को, उन फैमिलियों को जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दरपेश है और एक चैलेंज की सूरत अख्तियार करता जा रहा है। सबसे पहले तो जो निज़ाम तालीम होता है या निसाब तालीम होता है, वो किसी भी कौम का जो नज़रिया हयात है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, ज़माने के हालात के मुताबिक उसको नस्ल नौ को मुंतकिल करने को कहते हैं। अब देखिए, अगर जो है वो एक मुल्क में 3, 4 या 5 तरह के निज़ाम तालीम काम कर रहे होंगे तो 3, 4 तरह के डिफरेंट जो वे ऑफ लाइफ हैं बेसिकली वो बच्चों को सिखाए जा रहे होंगे। इस तरह जो है वो 3, 4, 5 तरह की जो नस्ल है जो है माशरे में वो आएगी, मर्ज़ वजूद में आएगी, और फिर इनका आपस में मिलजुल के जो रहने का जो है वो क्लासिज़म होता जाएगा। अब थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड में आपको बता दूं तो जो पाकिस्तान को एक मीरास में जो निज़ाम मिला
वो बुनियादी तौर पर कोई हिंदुस्तान का कौमी निसाब या निज़ाम या सिस्टम नहीं था, बल्कि एक काबिज़ क़ुव्वत ने, एक इस्तेमार ने जो उस टाइम हमारे ऊपर जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था पूरे इस बड़े सगीर को, उन्होंने जो है वो उनको ऐसे लोग चाहिए थे, बल्कि जो उन्होंने अपना मकसद और मिशन बताया भी सही कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो रंग और जो है उनका जो कलर और उसमें नस्ल में तो वो हिंदुस्तानी हो, लेकिन उनका दिमाग ऐसा हो कि वो हमारे लिए अच्छे क्लर्क साबित हों। और इसी अच्छे क्लर्क बनाने के लिए जो निज़ाम तालीम हमें दिया गया था, हमने थोड़ी बहुत कहीं इस्लामिक स्टडीज़ को डाल दिया, कहीं पाक स्टडीज़ को डाल दिया और फिर उसको हमने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब तकरीबन पिछले 70 साल का अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें तो इसमें जैसे मैं कह रहा था कि 3-4 किस्म के निज़ाम तालीम राइज है। देखें मदारिस, अभी हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ निज़ाम जो राइज है, पहले जो दोहरा मेयार तालीम आप फरमा रही हैं, मदारिस में एक अलग जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उनका सिलेबस अलग है, उनका इवन उनकी जो लैंग्वेज ऑफ टीचिंग है वो अरेबिक फोकस्ड है, पर्शियन फोकस्ड है, वो मौजूद है। और उसमें भी फिर अगर आप जाएंगी, अगर बस टाइम हुआ कभी तो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें जब ये कह दिया जाता है कि मदारिस का निज़ाम तालीम एक ही निज़ाम तालीम, ये नहीं है, बल्कि मदारिस में भी 5-6 तरह का निज़ाम तालीम जो है वो बेक वक्त चल रहा है। सही। अच्छा, उसके बाद आप आएँ तो गवर्नमेंट का एक एग्जिस्टेंट सिस्टम है, उसमें जो है वो एक सिस्टम, एक निज़ाम में तालीम चल रहा है। सही। उसमें भी अगर आप देखें तो फेडरल में एक चल रहा है, पंजाब में एक चल रहा है, सिंध में एक चल रहा है, बलूचिस्तान में एक चल रहा है और AJK में एक चल रहा है। अच्छा, उससे आगे बढ़े आप तो जो ये जो लेयर्स हैं मैं कहूँगा प्राइवेट स्कूल्स की, सही, अब उनमें भी अगर आप चले जाएं तो मुमकिन है कि कहीं पे ऑक्सफोर्ड का है, कहीं पे कैम्ब्रिज का है, कहीं पे, तो वहाँ एक नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में भी यानी कि हर जगह जो है वो दोहरा मेयार तालीम जो अपनाया जा रहा है, कहीं भी एक तरीके से नहीं चला जा रहा। नदीम अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। मोहम्मद, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि बहुत अच्छे से ही दोहरे मेयार तालीम को जो है नदीम अब्बास साहब ने पेश किया, आपके नज़दीक किस तरह से आप इस मौजू को देख रहे हैं कि दोहरा मेयार तालीम, यकसा निज़ाम तालीम और इस वक्त जो निज़ाम तालीम चल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम जो निज़ाम तालीम चल रहा है वो दोहरा है। इसे यकसा करने के लिए हुकूमत कोशिश तो कर रही है, मगर इसे हम अभी भी यकसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो रिसेंटली इन्होंने निसाब तालीम लॉन्च की है उसमें भी सिंध ने मानने से इनकार कर दिया। तो मतलब इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा भी जो निसाब तालीम रहेगा वो दोहरा ही रहेगा। अब कुछ स्कूल्स भी अभी इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं कर रहे। तो अभी कौम भी एक कश्मकश के आलम में है क्या कि कल जो निज़ाम तालीम होगा या इस साल का जो निज़ाम तालीम होगा वो कैसा हमारे लिए देखने को आएगा। तो अभी तक हुकूमत ने तो अपनी तरफ से कोशिशें करके यकसा करने की कोशिश की है, बट हमें देखना है कि वो कितना मौसर साबित होती है। अभी तक की जितनी हम उनकी हिकमत अमली वगैरह देखें तो हमें नहीं लगता कि जिस मकसद के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे उसमें ये कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी ये दोहरा ही नज़र आ रहा है। सही। अब आपकी जानिब आऊँगी ईशा, कि जैसे कि आपने सुना दोनों ने ही जो है हमारे मेहमानों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में दोहरा मयार जो है वो तालीम का बताया। आप किस तरह से इसको देख रही हैं कि यकसा निज़ाम तालीम की जानिब हुकूमत जाने की कोशिश तो कर रही है मगर जा नहीं पा रही। अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो वो जो है वो उसने जो है मना कर दिया है, तो इसका बच्चों पर कितना अफेक्ट पड़ रहा है? ऐसा है कि देखें, जो सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान में जो मेजर 3 निज़ाम हमारे सामने आते हैं उसमें एक हमारे पास निजी स्कूलों का निज़ाम आ रहा है, एक हमारे पास सरकारी स्कूल है। इनके अंदर फिर मज़ीद क्लासिफिकेशंस और बाइफर्केशंस हो जाती हैं, और तीसरा हमारे पास मदारिस का निज़ाम आ रहा है। अब हुकूमत ने नहीं बल्कि ये बहुत सारी तकरीबन 70 साल से ये इसकी ज़रूरत थी कि इस पे काम किया जाता और सारे सिस्टम्स को जो है वो एक पेज पर लाकर वहाँ से उसको इकट्ठा किया जाता। तो ये जो वहदत निसाब का जो एक तरह की सोच है, ये 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था, और 2006 से लेकर अब आकर इस हुकूमत के मंशूर में हम देखते हैं कि इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और इस पे काम करना, वर्किंग करना शुरू की। 2018 से इसको इस पे काम हो रहा है, और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो तीनों एक तरह के तरीक़ा तालीम हैं जिसमें मदारिस हैं या निजी स्कूल हैं और गवर्नमेंट के, उनको एक जो है निसाब पर लाया जाए। इसको SNC का उन्होंने नाम दिया, सिंगल नेशनल करिकुलम का। और तकरीबन इस पे 70 से ज़्यादा माहिरीन ने जो है माहिरीन तालीम ने काम किया है और उन्होंने इसको जो है वो क्रिएट कर लिया है। लेकिन अब ईशा माजरत के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, और ब्रेक के बाद मैं आके यहीं से आपसे कंटिन्यू करूँगी कि पाकिस्तान में ही दोहरा मयार तालीम जो है वो अपनाया गया है। मदारिस में अलग पढ़ाइयाँ जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स अलग हैं, मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम जो है वो चलाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं आज दोहरा मेयार तालीम और यकसा निज़ाम तालीम, क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, इस हवाले से जो है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुकीम लोगों के लिए हमारा नंबर है 05123212201 और बैरून मुल्क रहने वाले हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं 009223212203 पर। आप भी हमसे कॉल करके और सवाल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं, कोई भी सजेशन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। आयशा, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी। हम बात कर रहे थे कि दोहरा मेयार तालीम और इस वक्त जो निज़ाम तालीम चल रहा है उस हवाले से आप हमें बता रही थी। जी शुक्रिया। हम निसाब तालीम के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारे पास जो अब एक हम नेशनल करिकुलम बना रहे हैं उसमें हमने कोशिश ये की है कि जी उसमें एक ही निसाब हो, एक ही तरीका तदरीस इस्तेमाल किया जाए और इम्तहानी सिस्टम को भी तकरीबन सेम कर दिया जाए। अब इस निसाब तालीम को बनाने का मकसद तो बेसिकली ये है कि जो हमारे यहाँ दोहरा नहीं बल्कि तोहरा जो मेयार तालीम चल रहा है या निज़ाम तालीम चल रहे थे उनको इकट्ठा कर दिया जाए। उसके लिए जो है फिर उसमें सबसे पहले ये देखा गया कि वो जो निसाब हम बनाएं वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हो, फिर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो, कायद आज़म अल्लामा इकबाल के अफकार की रोशनी में उसको तैयार किया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि उसमें रवादारी का दर्स हो, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ जो आपको पता है कि मुसलमान नहीं रहते बल्कि दूसरी अक़वाम और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। तो उस हवाले से इस करिकुलम को डिज़ाइन किया गया। अभी उस पर वही बात है कि उसके 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। एक पहला स्टेप वो है कि जहाँ पे पहली जमात से लेकर या नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक उसको जो है वो तैयार किया गया है और यही हमारे पास अप्रैल से इसकी अप्रूवल हुई है और ये अभी हमारे सामने आ रहा है और किताबें वगैरह इस पे जो है बनाई जा चुकी हैं। दूसरे मरले में जो है वो 6ठी से लेकर 8वीं जमात तक जो है वो आएगा 2022 में उसका जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तीसरा जो उसका मरला है वो 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक जो है वो हमारे सामने आएगा और वो 2023 में जाकर मुकम्मल होगा। तो अभी देखें, पहला मरला हमारे सामने आया, किताबें जो है वो स्कूलों में फराहम की गई हैं। तो इसकी जो है अभी देखा जाएगा कि आया ये जो निसाब दिया गया है ये वाकई वक्त की ज़रूरत को पूरा कर रहा है और मुख्तलिफ जो तबकात हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ तालीम जो है वो तबकात में तकसीम नहीं है बल्कि हमारा माशरा भी तबकात में तकसीम है। एक अपर क्लास है, एक मिडल क्लास है, एक लोअर मिडल है और एक जो गरीब अवाम है। तो उन चारों की ज़रूरियात को पूरा करने वाला निसाब तालीम हमें चाहिए। सही, यानी कि हमने एक यकसा निसाब तालीम सिर्फ कहना ही जो है वो लाजमी नहीं है, उसके बाद के जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी जो है नजर सानी करने की ज़रूरत है। नदीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि आयशा ने भी कहा और आपने भी कहा कि पाकिस्तान में जो है वो मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। जैसे कि मदरसों की बात करें, सरकारी बात करें और प्राइवेट बात करें, डिफरेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं। तो गैर रस्मी और रस्मी सिस्टम जो है उसको कहा जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम करने चाहिए? जैसे कि यकसा निज़ाम तालीम कह तो दिया है, लेकिन कौन से इक़दाम हैं कि जिसके बाद जो इसके बाद वाले एस्पेक्ट्स हैं उसको भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये और अभी हमारी गुफ्तगू में भी 2 चीज़ें मिक्स हो रही हैं। एक निज़ाम तालीम है, एक निसाब तालीम है। देखें, अभी जो बात हो रही है वो आलमोस्ट सिंगल जैसे नेशनल करिकुलम कहा गया निसाब तालीम की है। हालांकि निसाब तालीम वो एलिमेंट है किसी भी निज़ाम तालीम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसका ताल्लुक सिर्फ किताब लिख देने से नहीं है। जो चैलेंज है जिसकी तरफ आप जो क्वेश्चन भी है आपका, वो चैलेंज ये है कि आपने निसाब तो बना दिया लेकिन निज़ाम वही रखा जो पहले वाला है। आपने सिर्फ किताब चेंज कर दी। अच्छा, क्या आपने टीचर ट्रेनिंग की? वो क्या आपने वो जो तो यहाँ पे नदीम साहब मिक्स नहीं हो रहा ना, यहाँ पे दोनों जो है टॉपिक्स पर रोशनी डाली जा रही है। जाहिर सी बात है, जब निसाब तालीम, आप वही मेरा सवाल कि निसाब तालीम सिर्फ कह देना ही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद और उसके पहले वाले एस्पेक्ट्स पे भी जो है वो नज़र डालना ज़रूरी है। तो एक तो इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं ये कहूँगा जो जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये कि जैसे कि मैडम भी कह रही थी कि ये 3-4 किस्म के जो है वो जो लोग हैं हमारे यहाँ। अब एक स्कूल जो है वो 10,000 रुपया एक बच्चे की फ़ीस चार्ज कर रहा है और एक जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है बच्चा, वो फ्री में पढ़ रहा है। साहब ज़रा उसके वो जो उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, वो तो गरीब बच्चा है, वो तो नहीं वो पे कर सकता। अब हम ये अगर कहें कि वो 10,000 जो पे कर रहा है वो भी उसी तरह से सिस्टम वही पढ़े, वही कंटेंट पढ़े उसी तरह से जैसे वो पढ़ रहा है,
तो ये तो बिल्कुल वो पैचअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक जो अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक अच्छी वजाहत आई जिसको नेगेटिव लिया गया, लेकिन मैं अच्छी समझता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने जो है वो एक तरह से आउटलाइंस जो है वो तय कर दी हैं। सही। अब आउटलाइंस जब मतलब हमने टॉपिक्स जो है वो डिसाइड कर दिए हैं कि आपने ये 20 टॉपिक्स, ये 15 टॉपिक्स पढ़ाने हैं। अब जो आगे बुक्स का स्टैंडर्ड है वो एक तो बुक उन्होंने वो देनी ही होती है, वो तो आ चुकी है जैसे मैडम भी बता रही थी, लेकिन एक जो है वो अब आप उसको आगे मजीद डिज़ाइन करवाएं। वो हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं सिलेबस में उस बुक में वो होने चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उसके साथ आप पढ़ाएंगे कैसे, जो मेथडोलॉजी आपकी है वो साफ ज़ाहिर गवर्नमेंट स्कूल की और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की तो एक जैसी नहीं हो सकती। और एक यहाँ पे मैं और भी बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अक्सर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। देखिए मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली एक बड़े दूर दराज गाँव से है, वहाँ जितने टीचर्स हैं सब ऑलमोस्ट सब या MSc हैं, मिनिमम BSc एजुकेशन है उनकी, और जो सहूलतें उनके पास, जो खेल के मैदान है, जो उनके पास कमरे हैं, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे प्राइवेट स्कूल सोच भी नहीं सकते। सही। यानी वो 5 एकड़ का एक स्कूल है। तो यानी कि निसाब तालीम से पहले निज़ाम पे भी जो है वो निज़ाम और निसाब तालीम दोनों जो है ये जो चैलेंजेस आएंगे इनको एड्रेस किया जा सकता है, और इसको मजीद जो फोकस्ड अभी जो चैलेंजेस आएंगे इन पे कंसंट्रेशन की जरूरत है, प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट के पास वसाइल दस्तियाब हैं उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। मोहम्मद आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से जो है वो निसाब तो ज़रूरी है, निज़ाम पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। दोहरे मेयार के नुकसानात क्या हैं? नुकसानात की तरफ आते हैं। जैसे कि इन्होंने स्टार्ट में कहा था कि जो निज़ाम तालीम है वो एक नज़रिए को पेश करता है, तो जब एक मुआशरे में 2 से ज़ायद नज़रिए होंगे तो वहाँ तज़ाद पैदा होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सबसे ज़रूरी ये है कि जब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एक प्राइवेट स्टूडेंट है, एक मदरसे का स्टूडेंट है, एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है, वो जब ऊपर जाते हैं किसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो उनको वो एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वहाँ जाके डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं कि ये तो प्राइवेट स्कूल है, इसको ज़्यादा आता होगा तो उसे प्रेफर करते हैं। तो जो ये माशरे में हमने एक तबके का था उसे ख़त्म करना था, तो उसके लिए जिस तरह कि इमरान खान साहब का विज़न था कि ये कि हमने जो ऊंचा तबका था उसे और नीचे वाले तबके को बराबर करना है। बट अभी भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में उनका निसाब तो हम चेंज कर देंगे, हमें सबसे पहले निज़ाम तालीम की तरफ भी देखना है क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उन्हें वो वैसे ही ग्रूमिंग वगैरह मिल रही है। अब उनके हाथ में हम बुक्स तो लेटेस्ट बुक्स दे देंगे, क्या बाकी फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, क्या उधर टीचर्स आ रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आए रोज़ हम मीडिया पे देख रहे होते हैं कि दूर दराज के गांव वगैरह के स्कूल्स हैं, उधर भेड़ बकरियां बांधी हुई हैं, उधर शादी हॉल बने हुए हैं, वो उधर टीचर ही नहीं है। तो आया कि हमारे जो टीचर्स भी हैं उन्हें भी हमने किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना है। जो वो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेसिक नॉलेज लेवल है वो बहुत कम है, तो बेसिक नॉलेज लेवल को हमने कैसे डेवलप करना है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा था कि आप कोई भी बुक्स अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमारा बेसिक, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका फर्स्ट क्लास में एप्पल A फॉर एप्पल है तो वो हमारा बेसिक है, आप आगे बेशक उसे सेंटेंस बनाना सिखा दें। सही, यानी कि जो है निसाब तालीम से पहले हमें निज़ाम तालीम पे नज़र सानी करने की ज़रूरत है। सिर्फ निसाब तालीम को तब्दील कर देने से जो है वो तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, हमें निज़ाम तालीम पे भी जो है वो नज़र सानी करने की ज़रूरत है, टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। नाज़रीन एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। तालीम पर रोशनी डाल रहे हैं, क्या उसके लिए इक़दामात करने चाहिए, उस पर रोशनी डाल रहे हैं। आयशा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि आपने सुना कि हम निसाब तालीम की तो बात कर ही रहे थे, फिर साथ ही साथ निज़ाम तालीम पर भी रोशनी डाली गई। तो जब इस मुआशरे में मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स की तालीम दी जाएगी तो इसकी सोसाइटी पर क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, सोसाइटी में फिर डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक बच्चा है वो मदारिस से तालीम हासिल करके आ रहा है और उसके पास जो है वो
मतलब और तरह की तालीम होगी। इसी तरह जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो हमारे गवर्नमेंट की दी गई तालीम हासिल करके आ रहा है। इसी तरह जो आपके उसके अलावा जो बच्चा है, तीसरा जो पोर्शन है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ कर आ रहा है। तो तीनों जो हैं मुख्तलिफ नज़रिए, मुख्तलिफ सोच के हामिल होंगे। और फिर जो हम वो बात करते हैं ना कि एक रवादारी की, एक बैलेंस की, वो माशरे में कायम नहीं हो सका। वो 2-3 इंतहाओं पे लोग खड़े होंगे और जब वो अमली तौर पर माशरे में उनको इकट्ठा रहना पड़ेगा तो फिर उनके डिफरेंसेस और फिर वो जो आप जिसको तफरकाबाजी का नाम ले लें, वो फिर चीज़ ज़्यादा बन जाती है। एक चीज़ एक तबका फ़िक्र के लिए जो है वो ठीक होगी और दूसरा जो तबका है वो उसके नज़दीक वो चीज़ ठीक नहीं होगी। तो ये माशरती तौर पे बन जाएगा। फिर उसके अलावा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें भी आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। जैसे आपने जॉब्स की बात की तो आपने तीन जो है कैटेगरीज बयान की कि जो गवर्नमेंट से पड़ेगा उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो फ्यूचर पे बच्चों की कितना इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे आजकल अगर एक्सपीरियंस किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस किया जाता है। एक जो अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है और एक जो अगर हम बात करें सरकारी जगह से पढ़ा हुआ है, तो इसका बच्चों पे क्या असर पड़ता है? इसका यही असर देखें पड़ेगा कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों की जॉब की, वो एक बच्चा है जो कि एक अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, एक एलीट स्कूल से या निजी स्कूल से पढ़ के आया है, उसको पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी जॉब्स ऑफर होंगी और पाकिस्तान से बाहर भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। उसके बरक्स एक जो बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ है और असली तालीम से जो है वो आशना नहीं है, उसके लिए बाहर जॉब्स की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। यानी वो ओवरसीज में नहीं जा सकता, वो सिर्फ मुल्क में या किसी कारिया बन के या किसी जगह पे वो मौलाना साहब बनकर ही अपनी जॉब कर सकेंगे। तो ये चीज़ जो है ना फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में आगे फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी हाँ जी कमाई उस हिसाब से नहीं होगी। सही। नदीम साहब, जैसे कि आयशा ने बताया कि जो है बैरून मुल्क अगर हम मदरसे वगैरह की बात करें तो ओवरसीज़ नहीं जा सकते, वो मुल्क में ही। लेकिन अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो इस वक्त जो है वो फिज़िकली आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप जाएं। तो क्या लोगों की जो है वो फ्यूचर पे अफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों के फ्यूचर पे अफेक्ट कर रहा है? और टीचर्स के वसाइल, अगर टीचर्स ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं है या बच्चों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो क्लासेस ले सकें, तो इसका क्या, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो निसाब तालीम जो भी हो, जो कोरोना है, ये जो सिचुएशन पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, इसने हमारे क्या दुनिया के जो निज़ाम तालीम है उनको इफ़ेक्ट किया है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह से हमारे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनको ऑक्सफोर्ड और बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की उनकी स्कॉलरशिप्स मिली हुई थी, उनके वीज़ा बैन होने की वजह से उनकी स्कॉलरशिप्स ज़ाया हो गई हैं। तो ये एक जो है वो जो सिचुएशन है, जो एक चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई वबा आती है बैनुल अक़वामी तो उसका इंसानी मिजाज पे असर पड़ता है। जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, जो टीचर्स हैं, वो ज़हनी तौर पर इससे मुतासिर होते हैं। देखें, ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आपको एक ही जगह पे रहना है, आपने जो है वो 7 घंटे 6 घंटे बैठ के क्लासेस लेनी है, क्लासें पढ़ानी है। अब देखें, अगर मुझे 4 क्लासें 3 क्लासें रेगुलर पढ़ानी पड़ेंगी और मैंने वो सारा कान पे भी लगाया हुआ है, तो मेरा तो साहब सर जो है वो आधे घंटे के बाद दर्द करना शुरू कर देगा। और फिर आपने नोट भी करना है कि आपकी 30 बच्चे 25 बच्चे क्लास में ऑनलाइन है या नहीं है, आप जो कॉन्टेंट फोकस्ड आप नहीं रहते। बहुत सारी चैलेंजेस हैं वो इस जो है वो ऐसी सिचुएशन में सामने आते हैं। अच्छा, मैं एक और बात जो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो पहले हो रही थी उसमें ये ऐड करना चाहूँगा। देखें, इस पे एक जो बड़ा अहम जो एक इशू सामने आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ 5-6 किस्म के डिफरेंट कल्चर्स हैं, सकाफतें हैं। कश्मीर के लोगों का पहनावे अलग हैं, उनकी ज़बान, उनका जो खाने पीने का अंदाज़, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब है, सिंध है। तो जब हम जो है वो एक निसाब की बात करते हैं तो अब एक बच्चा प्राइमरी का बच्चा है, अब वो ठीक है कि वो एक मुनासिब हद तक उसको अपने मुल्क में रहने वाले दीगर हिस्सों के जो कल्चर्स हैं उनके बारे में जानना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है। मसलन मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दूंगा कि अब हमारी वह जो पर्सनैलिटीज़ का पोर्शन है पंजाब के प्राइमरी के पार्टिकुलरली जो सिलेबस है उसमें जो हमारे पंजाब के नेशनल हीरोज़ थे उन पर कोई वो है ही नहीं। ना बाबा फरीद का जिक्र है, ना जो बुजुर्गान दीन में से अगर हम देखें तो दाता गांजे बख्श का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह तो ये एक चैलेंज है कि हमने अपने इलाकाई जो इसी तरह सिंध वाले जो हैं, हम साहब ज़ाहिर है उनकी अगर नेशनल में हमने 5 शख्सियात लेके आनी है तो वो पांचों की पांचों एक जगह से तो नहीं हो सकती। तो इसलिए और इसी तरह जो कल्चर है पंजाब का
वो सिंध का, बलूचिस्तान का। तो अब अगर हम नेशनल के ऊपर चले जाएंगे तो वो जो इंडिविजुअल, और अच्छा एक इसमें बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की है, एक हम कहते हैं कि जी इख्तलाफ हो जाएगा, ठीक है, सही है, इख्तलाफ ठीक नहीं है, लेकिन एक तनव्वो है, डाइवर्सिटी है। देखिए सिंधी का अलग ज़बान है, पंजाबी का अलग ज़बान है, हम ये नहीं कर सकते कि सबकी ज़बान ख़त्म कर दें और एक ज़बान बना दें। इस तरह सबके अलग कल्चर्स हैं, सबके सोचने के डिफरेंट वेज हैं। हम ये नहीं कर सकते कि सबको जो है वो एक तरह से सोचने में मजबूर करें। और मैं ये कहूँगा कि इनको अलग अलग सेलिब्रेट करना चाहिए। यानी हमारा जो नेशनल हम करिकुलम बना रहे हैं, इनमें मसलन हम प्राइमरी सतह पे ऐसा लेके आए सिस्टम जिसमें हम जो सिंध के भी एतराज़ हैं, देखिए कुछ एतराज़ात जेन्युइन होते हैं। सिंध के एतराज़ ये है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी पे अपना कल्चर, हमारा जो मकामी अपना है, ठीक है आप 8 तक जो है वो प्रोवेंशियल जो है उनके वो कर दें। आप कहेंगे ये 5 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें हैं, ये आपके कल्चर उसमें होनी चाहिए। मसलन जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा जो बहुत अच्छा मैं कहता हूँ पीछे 5, 6 साल 8 साल में काम हुआ, वो तर्जुमा कुरान है। बस देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कहें कि जी प्राइमरी से लेके जो है वो इंटर तक ये जो है ये होना चाहिए। बस इसी तरह आप कह दिया आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इकबाल या पाकिस्तानियत पे निसाब तालीम जो है उसमें इन शख्सियात का जिक्र होना चाहिए, बाकी उनको भी जगह चीज़ों की जो है उसको लाजमी करार देना चाहिए। और जैसे कि कोरोना की आपने बात की, हम अगर देखें तो पॉजिटिव जो है हमें असरात भी बहुत नज़र आए हैं। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की है और पेंडेमिक से हम अच्छा खासा जो है बाहर निकल भी आए हैं। लेकिन अब एक शहरी होने के नाते जो है वो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं जाके, तो उससे भी जो है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो हम इस पेंडेमिक से निकल सकते हैं। साथ ही मोहम्मद मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूँगी, एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर इस पेंडेमिक से जो है वो आपने कैसे जो है वो सामना किया और क्या क्या आपने जो है एज अ सोशल वर्कर जो है वो काम किया। एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आज हम बात कर रहे हैं तालीम पर, निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, क्या फ़ायदे क्या नुकसानात, यकसा निज़ाम तालीम, दोहरा मयार तालीम, इस सब पर जो है आज हमारी गुफ्तगू जारी है। मोहम्मद आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि हम पेंडेमिक की बात कर रहे थे, तालीम की बात तो जारी ही है। एज अ सोशल वर्कर आपको क्या मसाइल पेश आए और तालीमी इदारों में आपने क्या क्या जो है वो इक़दामात किए हैं? सबसे पहले तो जब एज अ सोशल वर्कर बात करें कि जैसे ही कोविड आया था, सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा, सडन लॉकडाउन के बाद 1-2 वीक के बाद सबसे ज़्यादा इश्यूज़ ये आ रहे थे कि जो हमारे आम मजदूर थे या डेली वेजर्स थे, उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत आ रहे थे कि उनका गुजारा नहीं हो रहा, उनके घर में राशन नहीं था। तो जो सबसे पहले हमने चीज़ को फोकस अप किया वो ये था कि हमने उन तक राशन कैसे लेके जाना है। लॉकडाउन था, हम खुद भी फिज़िकली नहीं जा सकते थे। हमने अपनी डिफरेंट सिटीज़ में NGOs के साथ कोलैबोरेशंस की, डिफरेंट टीम्स बनाई, सब NGOs ने हमारा बहुत साथ दिया। तो सबसे पहले तो ये था कि हम उन तक बेसिक जो राशन आइटम्स हैं, पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि हम खुद फिजिकली नहीं विजिट कर सकते थे, सब कुछ तो ऑनलाइन जिस तरह हम उनकी वेरिफिकेशन करके हम उन्हें भिजवा सकते थे। और जो सेकेंडली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हम ब्लड कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते थे। जो थैलीसीमिया के पेशेंट्स थे, ब्लड बैग्स की बहुत कमी थी। तो उसकी वजह से जो हमने यूथ को मोटिवेट किया कि अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप जाके ब्लड डोनेट करें, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ये ना हो कि एंडिंग पे हो। तो उनको बहुत मोटिवेशन थी कि हम जाके, क्योंकि अब हम खुद वो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करके वहाँ से 150-200 बैग्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो हर किसी को पर्सनली कहना कि अगर आप डोनेट कर सकते हैं जाएं, मोटिवेशन उनके लिए, फिर उनके लिए ऑनलाइन वेबिनार वगैरह करवाए कि आप इसके क्या एडवांटेजेस वगैरह हैं। तो ये जो 2 चैलेंज थे ये सबसे ज़्यादा थे। फिर उसके बाद रमज़ान आ गया, रमज़ान में हर फैमिलीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस थे, उन तक जाना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि हम खुद फिज़िकली इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई किसी सिटी में, कोई किसी सिटी में। तो जिस तरह हर कोई अपने डिफरेंट NGOs के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तो सब ने आपस में यूनिटी के साथ बहुत काम किया है। फिर ये था कि जिस तरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए, सब बहुत बोर हो गए थे, तो उनके लिए ऑनलाइन फिर क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह अरेंज करवाया गया, ताकि वो भी थोड़ा इस तरफ भी आए, सिर्फ पढ़ाई में ना रह जाए। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें
इंट्रोड्यूस करवाई गई, उनके लिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के सेमिनार्स वगैरह करवाए गए, डिफरेंट और सोशल लाइफ के हवाले से ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह करवाए गए। तो यानी कि आपने जो है वो इस पेंडेमिक में स्टूडेंट्स को बोर नहीं होने दिया, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे जो है वो काम किए हैं। आयशा, आपकी जानिब आऊँगी, अगर हम वापस तालीम की जानिब आएँ तो अगर हम निजी स्कूल्स की तालीम की बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमारी पढ़ाई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, क्या वाकई ऐसा है? और अगर यही बात है तो फिर सरकारी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? देखिए, उनकी जो पढ़ाई है वो इंटरनेशनल लेवल की तो है, क्योंकि वो एफिलिएशन उनकी होती है अमूमन कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वो अपनी जो फिर उस हिसाब से वो अपना टीचर हायर करने के लिए भी जो है वो मेहनत करते हैं, और टीचर का जो मतलब एजुकेशन है या जो उसका लेवल है और उसको कोर्सेज़ वगैरह भी उसके देखते हैं कि जी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के अगर कुछ किए हुए हैं तो वो उसको प्रेफर करते हैं। जहाँ पे हम बात फिर करते हैं कि गवर्नमेंट का मसला ये कि निजी स्कूल जो है वो बच्चे की फ़ीस ले रहा है। तो हमारी जो 18वीं तरमीम और उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में फ़ीस जो है वो उसका आंसर बिल्कुल माफ़ हो चुका है। कम से कम मैट्रिक की सतह तक आप फ़ीस बच्चा नहीं पे कर रहा। तो जब फ़ीस वो नहीं पे कर रहा तो गवर्नमेंट के पास उस तरह से फ़ंड्स जो है वो उनकी कमी का शिकार रहते हैं। फ़ंड्स और वसाइल की कमी की वजह से क्या होता है कि वो फिर टीचर्स को पे करना भी गवर्नमेंट के उस खर्चे में से हो रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इतना जो एक्सपेंसिव तालीम जो है वो अफोर्ड कर सके कि बच्चों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के इम्तिहानात दिलवाए। तो बस इसमें ज़रूरत। तो क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई इक़दाम है जो किया जाए ताकि जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में वो फ़र्क ही ना रहे? उस तरह की स्टडीज़ हम ला सकते हैं क्या कुछ एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए? हाँ जी, इसमें असल में बात ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए अपने फ़ंड्स को थोड़ा इंक्रीज़ करें, जहाँ पे बाकी सेक्टर्स में वो फ़ंड देते हैं तो इसका भी एक अलग से फ़ंड रखा जाए ताकि ना सिर्फ ये कि स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, ठीक है, पसमानदा इलाकों के सूबों के स्कूलों को, फेडरल के स्कूल तो अच्छे खासे अपग्रेडेड हैं, लेकिन जो सूबाई हमारे स्कूल्स हैं वहाँ तक हम देखते हैं कि वो थोड़ा उस मामले में ज़रा कम है। उनको अपग्रेड करना, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग करना वो ज़रूरी है कि फेडरल के और सूबों के तमाम टीचर्स की ट्रेनिंग और हुकूमत को इसमें थोड़ी सी जो है नज़र आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सही। नदीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, अगर हम बात करें 70 साल बाद भी आज भी क्या पाकिस्तान में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम दी जा रही है, और अगर नहीं तो हम क्यों अभी तक जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सके? देखिए, हर मुल्क में चैलेंजेस होते हैं, वसाइल के हिसाब से जो है वो निज़ाम तालीम जो है वो तश्कील दिया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है उसमें वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक या उससे जो है वो ज़रा नीचे वाले लेवल पे है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान बना तो क्या था। यानी अगर आप देखें तो देखें हमारे पास पूरे पाकिस्तान में एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग का एक कॉलेज था जो अभी यूईटी के नाम से है, मेडिकल का एक इदारा था जो किंग एडवर्ड के नाम से है। तो अब आपने एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक जो है वो मेडिकल जो है वो कॉलेज से आपने आगाज़ किया है। और फिर जो मुल्की सतह पे जो पोजीशन थी वो भी चैलेंजेस का शिकार था पाकिस्तान के। एक इतने बड़े पड़ोस में एक इतनी बड़ी ताकत के साथ उसकी नबर्द आजमाई थी, और उसके साथ साथ जो है वो जो माली वसाइल थे उसकी तकसीम में भी प्रॉब्लम्स थी, और एक मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा सिलसिला था जिनकी आबादकारी का चैलेंज था। तो इसके बावजूद अगर हम देखें तो आज अगर हमें 200 के करीब यूनिवर्सिटियाँ नज़र आती हैं और तकरीबन आलमोस्ट अभी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आस पास तकरीबन जो है वो यूनिवर्सिटी मौजूद है, और उसके साथ साथ आप मेडिकल कॉलेजेस देखें तो हम न सिर्फ ये कि अपने यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ यूएसए में हमारे 10,000 से ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और उस एरिया में मौजूद हैं। इसी तरह यूरोप में अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स देखें हमारे यहाँ बहुत आउट क्लास इदारे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर्स पैदा किए, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स पैदा किए, वो मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ फ्लाइट ऑफ माइंड कहते हैं ना, बहुत बड़ी तादाद में जो मगरबी ममालिक हैं वो हमारे वसाइल, ये वाले वसाइल भी हड़प कर जाते हैं कि हमारा बेहतरीन जो जहन होता है, बेहतरीन हमारा इंजीनियर होता है, बेहतरीन हमारा डॉक्टर होता है, वो यहाँ क्योंकि हम उनको अच्छी
मौके नहीं दे पाते, उनको ये अच्छी फैसिलिटीज़ हम दे नहीं पाते, तो जब उनको बाहर से यहाँ पे हम 50,000 देने के लिए तैयार नहीं कहीं है। ना कहीं जैसे कि आप अभी ब्रेक पे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इल्म तालीम तो आप दे रहे हैं लेकिन शऊर देने की भी ज़रूरत है। देखिए वो एक अलग चीज़ है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो बरतानिया ने यहाँ पे निज़ाम तालीम बनाया था, उसका वाहिद मकसद ये था कि वो मुलाजमतें फराहम की जाएं और जो हासिल करने वाले थे। एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू को यहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही अहम गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, दोहरा मयार, यकसा निसाब। अब हम यकसा निसाब की जानिब आएंगे कि उसके क्या फ़वाइद हैं और हम दोहरा मयार ख़त्म करके कैसे जो है वो यकसा निज़ाम को जो है वो राइज कर सकते हैं और ये कैसे मुमकिन होगा। नदीम साहब, आप ही की जानिब वापस आऊँगी। एक तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू करें और साथ ही ये बताएं कि यकसा निज़ाम जो निज़ाम तालीम है उसके क्या फ़ायदे हैं। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने जहाँ से सफ़र शुरू किया था वो अगर मैं माइनस कहूँ तो वो होगा ज़ीरो भी नहीं। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एजुकेशनल जो हमारा सेटअप है, इसमें अगरचे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त लोग पैदा किए हैं। यानी यही सिस्टम है जिसने हमें नोबेल प्राइज़ दिलाए हैं, और वो एजुकेशन में ही दिलाए हैं और किसी उसमें नहीं है। यही सिस्टम है कि जिसने हमें बेहतरीन डॉक्टर, अभी हमारा जो मेडिकल को अगर ले लें, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पर सस्ते तरीन डॉक्टर्स दस्तियाब हैं। यानी अगर आप सिर्फ थोड़ा सा अगर तज्जिया कर लें कि एक अगर आपके दांत में तकलीफ है और आपने एक यूएसए में डॉक्टर को चेक करवाना है, या खुदा ना खास्ता अगर बाजू फ्रैक्चर कर गया और आपने यूएसए में ट्रीटमेंट करानी है, तो मुमकिन है कि आपने जो 10 साल में जमा किया हुआ है ना, वो सिर्फ एक टांग या एक बाजू खुदा ना खास्ता अगर फ्रैक्चर हो गया तो उस पर ही खर्च हो जाए। इसीलिए वो उसको इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, पूरी ज़िंदगी हर महीने पे करते रहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई मेडिकल का इशू आएगा, क्योंकि वहाँ मेडिकल है ही इतना महंगा। और हमारे यहाँ उसी स्टैंडर्ड का जो है वो मेडिकल जो है वो दस्तियाब है और बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं। तो ये एक हमारे एक बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे सिस्टम ने पैदा किए। इसी तरह आप देखें तो बेहतरीन इंजीनियर्स जो है वो जो वर्ल्ड वाइड जिनकी एक्सेप्टेंस है और जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म का कि जो चीज़ें जो है दुनिया को डिलीवर की हैं। अब दुनिया भर में देखें तो हर मुल्क जो है, इवन नासा में भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो है वो मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। असल जो बात जो है जहाँ पे हम लोग लैक कर रहे हैं वो ये है कि हमारे बच्चे जाके यूएस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, यूरोप में दिखा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनको यहाँ ऐसे इदारे इस्टेब्लिश करके दें, ऐसी चीज़ें बना के दें कि जिसके बाद हमारे यहाँ पे वो हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। जहाँ तक आपने पॉजिटिविटी की बात की कि ये निसाब क्या किरदार अदा कर सकता है, देखें सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम एक निसाब पे आ जाएंगे तो वो जो हमारा 70 बल्कि मैं कहूँगा 80% पॉपुलेशन है कि जो अब कंपटीशन में आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो डिफरेंस है, माइंड डिफरेंस है, वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ का डिफरेंस है, वो जो लैंग्वेज डिफरेंस है, लर्निंग डिफरेंस है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है। बहुत बेहतरी आ गई है और अब जो है हमें इदारे ऐसे कायम करने की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को जो है वो उस तरह से ट्रेन कर सकें कि उनके अंदर जो काबिलियत है वो निखर के बाहर आए। जी, और ये एक तो सामने है, दूसरा ये है कॉम्पिटेंसी में वो जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो। और ये बहुत बड़ा आउटकम आ सकता है नेशनल सिंगल करिकुलम से कि अब जब तमाम सहूलतें दूसरी भी दे दी जाएँ तो अब एक गाँव का बच्चा पढ़ा हुआ और एक बड़े सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा एक जब कॉम्पिटिशन लेवल पर आएंगे तो अगर उनका डिफरेंस अभी इस टाइम 50-100 का है तो वो चाहे 80-100 का हो जाए, यहाँ पे वो कम्पीट कर सकेगा। वो चाहे CSS होगा, चाहे वो दूसरे जितने भी उसके लिए मौके हैं। और दूसरी एक बात और भी कि हमारे इस सिलेबस में एक बड़ी अच्छी कोशिश की गई कि जो बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी है, देखें ये हमारा इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ जो मसलकी इख्तलाफ की बुनियाद पे और मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पे छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं और उनको बड़ा जो है वो माशरे पे बड़ा असर होता है। इसमें यह कोशिश की गई, अगरचे जिसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि जो मसले
मसलकी इख्तलाफात हैं उनको कम रखा जाए, और जो है वो दूसरे मज़ाहिब मसालिक का एहतराम सिखाया जाए, जिससे एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाएगा कि जो बाहमी तौर पर मिलजुल के रहने वाला। सही। मोहम्मद, आपकी जानिब आऊँगी कि यकसा निज़ाम तालीम अगर राइज कर दिया जाता है, दोहरा मेयार ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसकी क्या फ़वाइद होंगे? और एज अ सोशल वर्कर, जैसे कि बात की गई कि यूरोप जो वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को लेके जा रहा है, यहाँ पे उनके लिए ट्रेनिंग्स के लिए जो है वो इंस्टीट्यूशंस खोले जाएँ, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अगर हम यकसा निसाब की तरफ आते हैं, तो जैसे कि इन्होंने बात की, एक जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और एक जो प्राइवेट पढ़ा हुआ है, तो एक वो गवर्नमेंट वाले के अंदर से एहसास कमतरी ख़त्म हो जाता है। अभी क्या है कि उन स्टूडेंट्स के अंदर जो दही इलाकों से हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह से पढ़े, उनके अंदर एहसास कमतरी है। वो कहीं भी जाएंगे वो आगे अपने आप को आगे होके शो नहीं करते, वो हमेशा पीछे पीछे डर के रहते हैं। और यही एक वजह है कि वो तालीम याफ्ता होके भी तालीम याफ्ता नहीं होते। उनके पास डिग्रीज वगैरह होती हैं, बट उनकी ग्रूमिंग वगैरह ये सब कुछ उस लेवल का नहीं हुआ होता। और यही वजह होती है कि हम देखते हैं कि बहुत से गवर्नमेंट जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो मैट्रिक या एफएससी करते हैं, आगे वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि उनको वो जो एक एहसास कमतरी होता है वो उनके अंदर एक टोटली उनके माइंड में आ जाता है, एक वो डिप्रेशन वाला चीज़ चले जाती है। तो वो अपने आप को समझते हैं शायद वो किसी से कम है, वो बराबरी की उनमें जो सलाहियत है वो हमेशा ही उनके अंदर लैक करती रहती है। तो अगर हम वो यकसा निसाब लेके आए तो शुरू से ही उन्हें पता होगा नहीं हम भी सबके बराबर हैं, हमने भी वैसे ही करना है, तो वो एक चीज़ के अपने आप को हर जगह आगे शो करेंगे। और दूसरा कि अगर किसी एक अनपढ़ घर से एक बंदा तालीमी याफ्ता हो रहा है, तो वो सिर्फ खुद तालीमी याफ्ता नहीं हो रहा, उसका घराना पूरा तालीमी याफ्ता हो रहा है। तो एक ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसी तरह लिटरेसी रेट ऊपर जाएगा, और जो आम सोच है, जो एक तब्दीली जिसे कहते हैं, तो वो तब्दीली इसी तरह मुमकिन है कि एक आम सोच बदली जाए, वो इसी तरह से आएगी। आयशा, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो कदम उठाया गया है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि पंजाब में जो है वो यकसा निसाब तालीम लाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगी कि तमाम एस्पेक्ट्स को अगर हम पीछे रखें, तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो नज़रसानी करके अगर यकसा निज़ाम तालीम कम्प्लीटली तौर पर आ जाता है, तो उसके क्या फ़वाइद, क्या असरात जो है वो सोसाइटी पर मुरतब होंगे? देखिए, इसके फ़ायदे तो आपको कुछ तो अभी नज़र आएंगे और कुछ इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि जब एक कौम एक निसाब हो जाएगा, तमाम जो आपके सूबे हैं और आपका जो वफाक है वो एक निसाब पे होगा। सारे जो सिस्टम्स हैं, जो 3 हमारे पास क्लासिफिकेशंस आ रही थी, वो एक ही निसाब पढ़ाएंगे, तो एक तो उसमें मसावात कायम हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वालिटी कायम हो जाएगी। बच्चों एक जो है गरीब शख्स का बच्चा भी वही तालीम हासिल करेगा, एक मदरसे का बच्चा भी और एक अमीर घर का बच्चा भी उसी लेवल पे आएगा। तो बच्चों की जो आइंदा उनकी जो ज़िंदगी है उसमें जॉब्स वगैरह की जो उनको अवेलेबिलिटी है उसके लिए आसानी हो जाएगी, मुकाबला एक तरह से जिसे कहते हैं बराबर हो जाएगा। सही। आयशा, माज़ूर के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आके मैं यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी, हमारे साथ रहिएगा। जी, आज हमने गुफ्तगू की यकसा निज़ाम तालीम और निसाब तालीम पर, दोहरा मयारी तालीम पर हमने आज गुफ्तगू की, और बहुत सारे जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आज रेज़ हुए हैं जिस पर मुझे लगता है कि ज़रूर जो है किसी ना किसी तरह से आप लोग की रहनुमाई हुई होगी। आयशा, आप बात कर रही थी कि क्या फ़वाइद हो सकते हैं, उस बात को कंटिन्यू करें, और साथ ही मैं चाहूँगी कि सोल्यूशन भी बताएं कि अगर जो है वो दोहरा मयार ख़त्म नहीं होता तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, और अगर यकसा निज़ाम तालीम आ जाता है तो उसके फ़वाइद भी। हाँ जी, बात हम ये कर रहे थे कि इससे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक सारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए एक जैसी हो जाएंगी। फिर उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको शहरों में उसका इस्तेमाल नज़र आता है, तो जब आपका निसाब तालीम सेम होगा, निज़ाम तालीम सेम होगा, तो वो जो टेक्नोलॉजी के फ़वाइद हैं वो दूर दराज इलाकों में वहाँ के बच्चों को भी पहुँचेंगे और वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, और वो जो एक तरह से महारतें हैं वो भी हासिल कर सकेंगे। और इसका तरीका यही हो सकता है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में थोड़ा इस सिलसिले को वास्ट करे कि सिर्फ इसको निसाब तक महदूद ना
करे, बल्कि निसाब से आगे बढ़कर निज़ाम तालीम को चेंज करने की तरफ भी तवज्जो लाए। और उस सिलसिले में ज़रूरत वही है कि मौशी तौर पर या माली तौर पर जो है फ़ंड्स दे गवर्नमेंट, और उससे फिर फ़ायदे हमें ये होंगे कि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाए, टीचर्स अपग्रेड होंगे, स्कूलों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और फिर उस दोनों चीज़ों को जब आप अपग्रेड करेंगे निसाब के साथ साथ, तो फिर हमारा बच्चा भी अपग्रेड हो जाए। सही। नदीम साहब, आपकी जाने पाऊंगी, आज के मौजू के हवाले से मैसेज भी दे दें और सॉल्यूशंस भी बता दें। देखें, मैसेज भी और सलूशन भी ये है कि एक तो बड़ी जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो जो एक कौमी वहदत है। देखें, किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत ही जो मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी कौमी वहदत का हुसूल है। यानी और इसमें एक चीज़ जिसको हमने इसमें एड्रेस करना है वो हमने इख्तलाफ का ज़रिया नहीं बनाना, बल्कि सिंधी होने को सेलिब्रेट करना है, पंजाबी होने को सेलिब्रेट करना है, और इसके ऊपर हमारी एक शनाख्त होगी, वो पाकिस्तानी होने की शनाख्त होगी। तो इस ये जो सिलेबस है इसका जो सबसे बड़ा मैं फ़ायदा देख रहा हूँ वो हम गवादर से लेके स्कर्दू तक जो है, और इधर से हमारे तुरखम और खैबर से लेके जो है वो कराची तक, पूरे का पूरा पाकिस्तान एक वो जो है एक वहदत में परो जाएगा। और ये एक बड़ा एक मैं कहता हूँ ख्वाब है हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने देखा था कि हम एक कौम तश्कील देने जा रहे हैं कि जिसकी जो बुनियाद है वो मज़हब और इस्लाम की बुनियाद पर होगी। और इसमें हमने इस निसाब के ज़रिए से एक बहुत पॉजिटिव, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, जो चीज़ है वो हमने बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी उसको फ़रोग़ देने का जो पोर्शन रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। और मैं कई फोरम्स पे ये तजवीज़ दे चुका हूँ कि हमें इसमें जो पाकिस्तान में बसने वाले जो मुस्लिम जो आगे स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मैं फ़िरका नहीं कहूँगा, स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जो मसालिक हैं, उनका इंट्रोडक्शन करना चाहिए ताकि एक दूसरे के खिलाफ जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और इसी तरह हमें जो यहाँ बसने वाले मज़ाहिब हैं उनका जो अच्छा तारुफ है वो हमें अपने जो पूरे पाकिस्तानी हैं उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि एक दूसरे के बारे में हम आगाह हों, उनके बारे में हम अच्छा तारुफ रखते हों, उनका खूबसूरत और अच्छा चेहरा जो है वो हमारे सामने हो। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम दूसरे अगर मसलक के मस्जिद के मदरसे के सामने से गुजर रहे हो तो अपनाइयत का इजहार होगा, दूसरे मजहब का आदमी हमारे साथ बैठेगा तो हम जानते होंगे कि इनका ये अकीदा है, ये बिलीव है और ये हमारे बारे में ये नज़रिया है। सही। मोहम्मद, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, एक तो मैसेज दे दें और सॉल्यूशंस भी बता दें। हाँ, जो मेरा मैसेज यही है कि गवर्नमेंट के लिए भी यही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यकसां तालीमी निसाब के बहुत से फ़वाइद हैं और ये ज़रूरी भी है। बट ये 1 साल या 6 महीने वाला काम नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जिसे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसे सीधे थोड़ा सा बना के इम्प्लीमेंट करवा देना उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये। तो इसे कंट्रोवर्शियल ना किया जाए बल्कि इस पर और काम करके बहुत अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए जिसके हमें अमली तौर पर फ़वाइद नज़र आएँ। सही। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम टॉपिक को जो है आज हमने गुफ्तगू का हिस्सा बनाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये टॉपिक पसंद आया होगा। यकसां निज़ाम तालीम और निसाब तालीम हमारे माशरती नशो-नुमा और तरक्की के लिए नागुज़ीर है, मगर ज़रूरत इस अम्र की है कि हमें इससे तमाम मकातब फ़िक्र को शामिल करके एक ऐसा जामे निज़ाम तालीम राइज करना चाहिए जो ना सिर्फ हमारे असरी तकाज़ों से हम आहंग हो बल्कि हमारे मुआशरती क़द्र रिवायात के भी मुताबिक हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।